हमारी कहानी की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार के आत्मविश्वास से भरे हुए एक रिहायशी इमारत के ठीक सामने खड़े होने से होती है। वह इमारत के चारों ओर धीरे धीरे बेफिक्र होकर टहल रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और वह अपनी आने वाली योजना से काफी संतुष्ट दिख रहा है। वहां से वह एक अपार्टमेंट के दरवाजे तक जाता है। एक पतले औजार का इस्तेमाल करके वह बिना किसी परेशानी के ताला खोलने लगता है और अपनी माहिर चोरनी की कला से वह पलक झपकते ही दरवाजा खोल देता है। खाली अपार्टमेंट के अंदर वह सोचता है कि वांग एवा ने पैसा कहां छिपाया था। वो क्या, उसे लगता है कि 20 लाख से ज्यादा नकद छिपाने के लिए उस आदमी को एक गुप्त कमरे की जरूरत होगी। इसीलिए वह बेडरूम की जांच करने का फैसला करता है। कमरे में कुछ गड़बड़ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्थिति को देखते हुए वह नीचे झुक गया और पुष्टि की कि पैसा निश्चित रूप से बेडरूम में ही है। वह किसी सुराग की तलाश में इधर उधर देखने लगा और उसके हाथ जल्द ही फर्श में छिपे एक पैनल को ढूंढ लेते हैं। विजयी भाव से हमारा मुख्य पात्र जानता है कि उसे वही मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही वह पैनल को सक्रिय करता है, दीवार में एक गुप्त मार्ग खुल जाता है। यह सब उसे बेहद दिलचस्प लग रहा था, इसलिए वह अचानक प्रकट हुए अंधेरे गलियारे में टकटकी लगाए बैठा रहा। तभी हमारा मुख्य पात्र बिना किसी झिझक के गुप्त कमरे में प्रवेश कर गया। इसी बीच व्याख्यान कक्ष में हम प्रोफेसर वांग को बेहद चिंतित देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह आदमी आया ही नहीं और उन्हें शक होता है कि कहीं वह पुलिस के पास तो नहीं चला गया। इस संभावना से प्रोफेसर बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसलिए जब प्रोफेसर वांग हमारे मुख्य किरदार को कमरे में आते हुए देखते हैं तो वे गुस्से से खड़े हो जाते हैं। हमने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा कि क्या कुछ हुआ है। हमने गंभीर भाव से उस व्यक्ति को अपने साथ थोड़ी देर के लिए आने का आदेश दिया। दोनों बातचीत करने के लिए एक निजी कमरे में चले गए। प्रोफेसर वांग अपना धैर्य खो बैठते हैं और हमारे मुख्य पात्र को पकड़कर पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला। हमारा मुख्य पात्र आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और कहता है कि अगर वह किसी को बताना नहीं चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह अपना बैग खोलता है और प्रोफेसर को कुछ दिखाता है। प्रोफेसर का मुंह खुला रह जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या ये पैसे उसके हैं। हमारा मुख्य पात्र मुस्कुराते हुए पुष्टि करता है कि उसने ये पैसे बैफिंग गार्डन से लिए थे। इस स्थिति का सामना करते हुए प्रोफेसर वांग हताशा में बैग वापस छीनने की कोशिश करता है। हमारा मुख्य अभिनेता बैग को पकड़े हुए उसे चेतावनी देता है कि यह नकदी उसकी रिश्वत है। यह सुनकर प्रोफेसर वांग चौंक कर पीछे हट जाते हैं और पूछते हैं कि लड़के को यह पैसा कैसे मिला। युवक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देता है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि वह सब कुछ जानता है। पूरी तरह से हार मानकर प्रोफेसर कहता है कि वह पैसे रख सकता है, लेकिन उससे वादा लेता है कि वह उसे दोबारा धमकी नहीं देगा। हमारा मुख्य पात्र समझाता है कि वह लालची नहीं है और 10 लाख उसके लिए काफी हैं। प्रोफेसर डर जाता है और सोचता है कि उस लड़के को उसके गैंगस्टर चचेरे भाई के बारे में कैसे पता चला। युवक को लगता है कि ऐसे आदमी पर ऊर्जा बर्बाद करना सरासर व्यर्थ है। इसके तुरंत बाद वह प्रोफेसर को धन के गबन से जुड़ी एक दुखद घटना की याद दिलाता है। वह आगे कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और प्रोफेसर की प्रेमिका सब कुछ मिटा सकती है। प्रोफेसर वांग को विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चे ने सब कुछ सही अनुमान लगा लिया और वे इस स्थिति से स्तब्ध हैं। लेकिन हमारा मुख्य पात्र अब भी रुका नहीं है और कहता है कि उसकी एक और शर्त है। प्रोफेसर घबरा जाते हैं और बेचैनी से पूछते हैं कि आखिर उसे और क्या चाहिए। वह लड़का बताता है कि उसे स्कूल में काफी दिनों तक अनुपस्थित रहना पड़ सकता है और इसके लिए उसे प्रोफेसर की मदद की जरूरत होगी। प्रोफेसर उससे सहमत हो जाते हैं और हमारा मुख्य किरदार हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। फिर वह लेक्चर हॉल में वापस चला जाता है और सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। एक बदमाश उसे गुस्से से घूरता है, लेकिन हमारा मुख्य पात्र उसे अनदेखा करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक महिला शिक्षिका लैटिन भाषा में एक किताब पढ़ रही होती है और वह बगल से उसे देख रहा होता है। आश्चर्यचकित होकर वह महिला उससे पूछती है कि क्या उसे लैटिन बोलना आता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह लैटिन में जवाब देता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। शिक्षिका उसके पेशेवर उच्चारण से चकित रह जाती है क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात सीखी जा सके। इसलिए वह सोचती है कि उस लड़के में एक दिन में इतना बदलाव कैसे आ गया। इसी बीच
हमारा मुख्य पात्र नामों की एक सूची बनाता है और पहली लड़की को बचाने की योजना बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि किसी अजनबी को बचाने से संदेह पैदा हो सकता है, इसीलिए उसे पहले उसे जानना समझना होगा। अचानक उसे एक याद आती है और उसे याद आता है कि प्रोफेसर वांग ने उस पर कुछ फेंका था। वर्तमान में वह तेजी से प्रतिक्रिया करता है और अपने हाथ से उस वस्तु को रोकने में कामयाब हो जाता है। अपने हाथ को देखकर वह पाता है कि उसने हवा में उछलते हुए चाक के एक साधारण टुकड़े को पकड़ लिया है। अपनी इस नई प्रतिक्रिया से हैरान होकर वह सोचने लगता है कि क्या उसका कहीं और पुनर्जन्म हुआ है। इसी वजह से वह अपनी जैकेट पर बने प्रतीक चिन्ह को देखता है, मानो कोई जवाब ढूंढ रहा हो। वहीं से उसे उस इंपीरियल कैपिटल एकेडमी का नाम याद आता है जहां वह कभी पढ़ता था। जब हमारे मुख्य पात्र को एहसास होता है कि वह अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गया है तो उसे गहरा सदमा लगता है। हमारा मुख्य वक्ता व्याख्यान कक्ष में चारों ओर देखता है और अपने सहपाठियों को घूरता है। उसी समय पूरी कक्षा उसके पुनर्जन्म की बात चिल्लाने पर हंसने लगती है। इस पर प्रोफेसर वांग एहुआ गुस्से में मेज पटकते हैं और उसे मजाक करने की हिम्मत करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन प्रोफेसर के उसे पुकारने के तरीके से हमारे मुख्य पात्र को कुछ याद आ जाता है। एक फ्लैशबैक में प्रोफेसर ने उसे इसलिए अपमानित किया था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे उपहार नहीं दिए थे। एक और याद में प्रोफेसर ने उसे ग्रामीण इलाके से होने और कक्षा के औसत अंक कम करने के लिए फटकारा था, और उसे याद है कि प्रोफेसर ने उसे दूसरे छात्रों द्वारा परेशान किए जाने के लिए भी दोषी ठहराया था। एमसी को अच्छी तरह याद है कि वांग एहुआ कौन है। प्रोफेसर उसकी ओर बढ़ते हुए उसका अपमान करना जारी रखता है। वांग एहुआ चिढ़कर उस आदमी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अद्भुत फुर्तीले अंदाज से हमारा मुख्य किरदार प्रोफेसर का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। तुरंत बाद वह उस आदमी की कलाई को जोर से दबाता है जिससे वह दर्द से बेहाल हो जाता है। वांग एहुआ पूरी तरह से हैरान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसलिए हमारा मुख्य किरदार इस मौके का फायदा उठाकर एक तकनीक का इस्तेमाल करता है और उसे असंतुलित कर देता है। प्रोफेसर दूर जा गिरता है जबकि वह आदमी अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। हमारा मुख्य पात्र खड़ा होकर कहता है कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जमीन पर लेटे हुए वांग एहुआ उसे स्कूल में शिकायत करने और उसे निष्कासित करवाने की धमकी देते हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए हमारे मुख्य पात्र को प्रोफेसर को चुप कराने का एक उपाय सूझता है। इतना कहकर वह उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और बाई फांग गार्डन के बारे में फुसफुसाता है। वांग एहुआ डर जाता है और हकलाते हुए पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। हमारा मुख्य किरदार उसे छोड़ देता है और तिरस्कार पूर्वक उसे जमीन पर पटक देता है। वह बस इतना कहता है कि प्रोफेसर को जानने की जरूरत नहीं है और जाने के लिए मुड़ जाता है। हताश होकर वांग एहुआ कक्षा को खुद से पढ़ाई करने के लिए कहता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सभी उस लड़के को घूरने लगते हैं। एक लड़की जमीन पर गिरी किताब उठाती है और उसके शानदार डांस मूव्स की तारीफ करती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि उसने वो कर दिखाया जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लड़की के इस रवैये से हमारा मुख्य किरदार हैरान रह जाता है। अचानक वह उसे गुकिंगवेन के रूप में पहचान लेता है और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके चेहरे पर इस बात का गहरा भ्रम झलक रहा था कि वह उस समय वहां मौजूद है। ठीक उसके बाद गुकिंगवेन उसे कसकर गले लगा लेती है और चिल्लाकर कहती है कि वह अभी भी जीवित है। हमारा मुख्य किरदार आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए उसके आलिंगन का आनंद लेता है, लेकिन गुकिंगवेन गुस्से से मुंह फेरकर उससे दूर हट जाती है और पूछती है कि क्या वह खुश है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे वापस पाकर यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल है, तो लड़की उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। तुरंत बाद वह उसके पैर में लात मारती है और उसे मनोरोगी कहती है। लात के दर्द से हमारा मुख्य पात्र दर्द से कराह उठता है। इसी वजह से उसे एहसास होता है कि वह सपना नहीं देख रहा है और सचमुच 2008 में वापस चला गया है। उसे अतीत की याद आती है जब गुंडों के एक समूह ने उसे बुरी तरह पीटा था। उस समय उसे इतना उत्पीड़न सहना पड़ा था कि उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उस बरसात के दिन इमारत से कूदने से उसे गुकिंगवेन ने ही बचाया था। वहीं से वह उसकी इकलौती सच्ची दोस्त बन गई। दुर्भाग्यवश उसके कुछ ही समय बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। वर्तमान में लौटते हुए वह उसे पागल कहती है और कमरे से चली जाती है। हमारा मुख्य किरदार उसे रुकने के लिए चिल्लाता है और कारण जानने का फैसला करता है। वह गुकिंगवेन को अपनी नजरों से ओझल न होने देने के दृढ़ निश्चय के साथ कमरे से बाहर भागता है। गुकिंगवेन उसे वहीं खड़ा देखकर नाराजगी से पीछे मुड़ती है। स्थिति को देखकर वह रुक जाती है और पूछती है कि आखिर वह उससे क्या चाहता है।
हमारा मुख्य किरदार पूरी ईमानदारी से कहता है कि वह चाहता है कि युगो किंगवेन उससे प्यार करने लगे। लड़की उसे चेतावनी देती है कि अगर वह उसका पीछा करता रहा तो वह उसके साथ बदतमीजी करेगी, लेकिन उसे महसूस होता है कि वह बिल्कुल बदल गया है। दरअसल पहले का शर्मीला लड़का अब एक कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी आदमी बन चुका है। गु किंगवेन को एहसास होता है कि उसका अहंकार एक तेज और खतरनाक तलवार की तरह है। वह चली जाती है और हमारा मुख्य कलाकार हाथ हिलाता है, लेकिन एक बदमाश उसे उकसाता है और उसे कचरा कहता है। चेन लुओ व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे उसे उकसावे की परवाह ही ना हो। ठीक उसके बाद 3 लड़कों का एक समूह उसे घेर लेता है और पूछता है कि क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या कह रहे हैं। दृश्य एक पुरानी याद में बदल जाता है, जहां चेन लुओ और बाकी लोग एक इमारत की छत पर बेहोश पड़े हैं। अतीत के एक और पल में हमारा मुख्य पात्र एक महिला के साथ एक आलीशान बार में है। शिलियोन नाम की वह महिला कहती है कि उसे अपहरण की परवाह नहीं है क्योंकि पुलिस जल्द ही आ जाएगी। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति बेहद दुष्टतापूर्ण ढंग से हंसने लगता है, लेकिन चेन लुओ शांत भाव से जवाब देती है कि उसने ऐसा केवल उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए किया था। शिलियोन पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह 3 साल की बच्ची जैसी दिखती है। हमारा मुख्य पात्र कहता है कि उसमें कई कमियां हैं, लेकिन वह हमेशा अपने वचन का पक्का रहा है। इतना कहकर शिलियोन चली जाती है, लेकिन हमारा मुख्य किरदार उसे याद दिलाता है कि उसे पुरुषों से डर लगता है। महिला चौंक कर पीछे मुड़ती है और पूछती है कि उसे उसके इस डर के बारे में कैसे पता चला। लड़का बड़े शांत भाव से जवाब देता है कि उसी ने उसे बताया था। शिलियोन अविश्वास से चिल्लाती है कि ऐसा होना असंभव है। चेहरे पर मुस्कान लिए वह पूछता है कि इसमें असंभव क्या है। तुरंत बाद वह उसके करीब आता है और बताता है कि वह उसकी पीठ पर मौजूद तिल के बारे में जानता है, और यहां तक कि वह यह भी बताता है कि उसके टखनों पर पुराने अपहरण के 2 निशान हैं। शिलियोन सदमे में है क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद तिल के बारे में उसके माता पिता को भी नहीं पता। इसी वजह से वह डर से उसकी ओर देखती है और पूछती है कि आखिर वह कौन है। हमारा मुख्य किरदार खुद को संभालता है और पूछता है कि क्या वह जानती है कि एक ही 3 महीने को 10,000 बार दोहराए जाने का दर्द कैसा होता है। वह महिला उसके सवाल से पूरी तरह हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वह उसे बताता है कि अतीत में उसे कैंसर हुआ था और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे थे। वह बताता है कि उसने इलाज पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन समय के साथ उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। अपने अंतिम दिनों में उनमें चलने की भी ताकत नहीं बची थी और उन्हें अपने माता पिता को बताना पड़ा। उन्हें अपने माता पिता के चेहरों पर निराशा याद है और बोझ न बनने के लिए उन्होंने अस्पताल से छलांग लगा दी। वर्तमान में लौटते हुए शिलियोन उन्हें टोकती है और कहती है कि अगर आज अप्रैल फूल है तो उन्हें मर जाना चाहिए था। हमारा मुख्य पात्र मुस्कुराता है और कहता है कि यही कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। मरने के तुरंत बाद वह अपने बिस्तर पर चौंक कर जागा और उसे एहसास हुआ कि वह 1 जनवरी को वापस चला गया है। समस्या यह थी कि वह ठीक उसी दिन वापस चला गया था जिस दिन उसे अपनी मृत्यु की खबर मिली थी। इस प्रकार उसे पता चला कि वह एक अभिशाप में फंसा हुआ है, जिसके कारण उसे बार बार वही 90 दिन दोहराने पड़ते हैं। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया और महसूस किया कि इन चक्रों में अर्जित सारा ज्ञान व्यर्थ नहीं गया था। इसी कारण इन 2000 वर्षों के दौरान उसने दुनिया के लगभग सभी कौशल सीख लिए थे। शिलियोन को कहानी दिलचस्प लगती है, लेकिन वह यह जानना चाहती है कि उसे यहां क्यों लाया गया है। वह आदमी जवाब देता है कि वह उसके जैसी 1000 से ज्यादा अद्भुत महिलाओं के साथ रह चुका है। महिला समय के चक्र में विश्वास नहीं करती और अपहरण का कारण जानना चाहती है। हमारे मुख्य अभिनेता मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी देखते हैं और चेतावनी देते हैं कि केवल 1 मिनट बचा है। कुछ भी न समझते हुए शिलियोन पूछती है कि आखिर वह क्या कह रहे हैं। अचानक लिफ्ट के आने की आवाज दोनों का ध्यान खींच लेती है। दरवाजे खुलते हैं और एक आदमी अपने साथियों के साथ अंदर आता है। वह आदमी और उसका समूह अंदर घुसते हैं और दोनों को घमंड भरी निगाहों से घूरते हैं। शिलियोन उस आदमी को पहचानकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या ली जिक्सुआन अभी भी जिंदा है। ली जिक्सुआन हंसते हुए कहता है कि उसे उन दोनों को यहीं खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मुख्य किरदार ताली बजाता है और कहता है कि वह आदमी उसकी पसंद से ज्यादा बोलता है। यह सुनकर ली जिक्सुआन चिढ़ जाता है और उस आदमी को चेतावनी देता है कि वह उसके मामलों में दखल न दे। चुटकी बजाते ही हमारा मुख्य किरदार कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। वह सोफे पर शांत मुस्कान लिए बैठा रहता है, मानो बिल्कुल विचलित हो। पलक झपकते ही ली जिक्सुआन के सारे गुंडे कमरे में इधर उधर बिखर जाते हैं। वह आदमी रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह लड़का कौन है। हमारा मुख्य किरदार शिलियोन को गले लगाता है और कहता है कि उसे दूसरों के मामलों में दखल देना अच्छा लगता है। ठीक उसके बाद एक गुंडा चेतावनी देता है कि पुलिस आ रही है
और पूरे इलाके को घेर लेगी। हताश होकर ली जिक्सुआन सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है और लिफ्ट की ओर भागता है। भागते समय हमारा मुख्य किरदार उसे सबसे तेज भागने के लिए कुत्ता कहता है। ली जिक्सुआन गुस्से से पीछे मुड़ता है और उसे धमकी देता है कि वह बेवजह दखल क्यों दे रहा है। इसके बाद हमारा मुख्य पात्र बताता है कि उसे शी लियून के अपहरण के बारे में सब कुछ पता है। शी लियून चौंक जाती है और सोचती है कि उसे इतनी बारीकी से सब कुछ कैसे पता है। हमारा मुख्य पात्र बताता है कि ली जिक्सुआन की योजना एक स्नाइपर को तैयार रखने की थी। योजना का खुलासा होते ही ली जिक्सुआन हाथ में चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। घबराई हुई शी लियून चिल्लाकर हमारे नायक को हमले में बहुत सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन चेन लुओ बंदूक निकालता है और कहता है कि खलनायक हमेशा ज्यादा बोलने पर मारे जाते हैं। ली जिक्सुआन पूरी तरह से स्तब्ध है, हथियार सीधे उसके चेहरे पर तना हुआ है। ठीक उसके बाद कमरे में एक गोली की आवाज गूंजती है और वह आदमी बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। हमारी मुख्य पात्र धुआं उड़ाते हुए कहती है कि पिछले चक्र में उसने उसे प्रताड़ित किया था। वहां से शी लियून उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि वह उसे बहुत डरा रहा है। हमारा मुख्य किरदार बस मुस्कुराता है और उसे अपनी बाहों में पाकर उस पल का आनंद लेता है। फिर वह बताता है कि उसने उस जगह पर विस्फोटक लगा दिए थे जहां स्नाइपर छिपा हुआ था। वह आगे कहता है कि एक और चक्र में उसने उस पर विश्वास किया और बदला लेने की गुहार लगाई। बाहें फैलाकर वह कहता है कि उसके 10,000वें जीवन के लिए 1 मिनट शेष है। एक भीषण विस्फोट से शहर जगमगा उठता है और वह कहता है कि वह मृत्यु के बीच में खिल रहा है। चेहरे पर शांत भाव और मुस्कान लिए वह एक और चक्र के अंत का सामना करता है। घड़ी चक्र के अंत का संकेत देती है और 2000 वर्षों के बाद उसका 10,000वां जीवन समाप्त हो जाता है। शून्य में तैरते हुए हमारा मुख्य पात्र सोचता है कि यह भयानक चक्र आखिरकार कब समाप्त होगा। अचानक उसे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह धीरे धीरे जागने लगता है। आंखें खोलते ही चेन लुओ तेज रोशनी से बचने के लिए अपने हाथ बचाता है और महसूस करता है कि वह यहां नहीं है। वह उलझन में चारों ओर देखता है क्योंकि उसका पुनर्जन्म अस्पताल में होना चाहिए था, न कि किसी शोरगुल भरे व्याख्यान कक्ष में। हालात देखकर क्रोधित प्रोफेसर ने उस पर चाक तानते हुए पूछा कि उसे सोने की हिम्मत किसने दिलाई। इतना कहकर प्रोफेसर ने उसे अपमानित करते हुए पूरी ताकत से चाक उसकी ओर फेंक दी। लेकिन फुर्ती से हमारे नायक ने चाक पकड़ ली और उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में नहीं है।